बुढ़ापे की अंधेरी रात, हरियाणा की कड़ाके की सर्दी और बर्फीली हवाओं से सराबोर दिसंबर का महीना, हड्डियां गला देने वाले ऐसे मौसम में 75 वर्ष के हरिचरण दास सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठे ठिठुर रहे थे। स्वयं को ठंड से बचने की जद्दोजहद में वे बिल्कुल सिकुड़ते से जा रहे थे और लगातार एक ही मुद्रा में बैठे रहने से उनकी कमर अकड़ती जा रही थी। शरीर पर मोटे कपड़े से बना एक धोती कुर्ता पहने थे, एक पुराना सा मफलर जो उनके सिर और कानों को एक साथ ढकने में असमर्थ था, और एक पतली सी शॉल ओढ़ी हुई थी जिसमें से ठंडी हवाएं छनकर जाती तो एक तेज कपकपी सी उठती। ऐसे भयंकर मौसम में उनकी दोनों बूढ़ी आंखें दूर तक पसरे अंधेरे और धुंध में अपने बेटे अमित की एक झलक पाने को तरस रही थी, परंतु जितनी बार रास्ते की ओर देखते असफलता ही हाथ लगती। आज दोपहर को ही अपने बेटे के साथ फरीदाबाद से चले थे हरिचरण दास। बहुत दिनों से उनके जोड़ों का दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सुबह शाम दर्द से कराहते रहते थे। कल शाम को जब जोड़ों का दर्द ज़्यादा बढ़ गया तो अमित ने चिंता दिखाते हुए कहा था, पिताजी, आपके जोड़ों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली में जोड़ों के दर्द का एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, आपको कल वहाँ दिखा कर लाता हूँ। बेटे की बात सुनकर हरिचरण जी बोले थे, बेटा, यह जोड़ों का दर्द तो एक ऐसी परेशानी है जो बुजुर्ग अवस्था में आ ही जाती है, इसका इलाज संभव नहीं है। ऐसी बात नहीं है पिताजी, अच्छा इलाज मिले तो सब संभव है। आप देखना, उनका इलाज पाकर आप 10 दिन में दौड़ने लगेंगे। अपने बेटे के मन में अपने प्रति इतना प्यार देखकर वे मन ही मन निहाल हो रहे थे। तभी विदेश से उनके पोते तनुज का फोन आया और सबका हालचाल पूछते हुए उसने दादाजी से बात की। चिंतित स्वर में उनके जोड़ों के दर्द के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, कल तेरे पापा मुझे दवाई दिलवा देंगे, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मेरी चिंता मत किया कर। तेरी मेहनत के दम पर ही तेरा सिलेक्शन विदेश की पढ़ाई के लिए हो पाया है। चिंता कैसे ना करूं दादाजी, आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। बचपन से तो दादी और आपके साथ रहता आया था। मम्मी पापा तो शहर में नौकरी करते थे, इसलिए तो आप दोनों के दिल के बेहद करीब था मैं। लेकिन दादी की मृत्यु के बाद मैं आपको नहीं खोना चाहता, इसलिए आप अपना पूरा ध्यान रखिए। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा, हंसते हुए हरिचरण जी ने कहा और फ़ोन रख दिया। दोपहर 3 बजे के करीब अमित अपने बाबूजी के साथ स्कूटर पर निकल पड़ा। शाम 5 बजे तक वे लोग दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली शहर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद ही अमित ने सड़क के किनारे स्कूटर रोक दी और कहा, यहाँ से भीड़ भाड़ वाला इलाका शुरू होता है, मैं पहले डॉक्टर के पास जाकर नंबर लगवा लेता हूँ, तब तक आप यहीं मेरा इंतज़ार करो। हरिचरण जी ने घबराते हुए कहा, बेटा, तू मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ बैठकर अकेला क्या करूँगा। अरे बाबूजी, शाम का समय है, इस समय सभी लोग अपने दफ्तर से घर की ओर लौटते हैं और दिल्ली जैसे शहर में तो इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और इतनी भीड़ में आपको पीछे बिठाकर स्कूटर चलाना आसान नहीं है। कहीं गिर गए, हड्डी बड्डी टूट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बात तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा, उन्होंने बुदबुदाया। हाँ बाबूजी, बस आधे घंटे की बात है, नंबर ही लगवा कर आना है, मैं जल्द ही आ जाऊँगा, ज़्यादा इंतज़ार करने का मौका नहीं दूंगा, मुझ पर विश्वास रखिए। इतना कहकर अमित स्कूटर लेकर निकल गया। हरिचरण जी वहीं सड़क के किनारे पत्थर पर बैठे रहे। आधा घंटा कहकर गया था अमित, लेकिन 1 घंटे से भी ऊपर हो गया, पता नहीं अभी तक आया क्यों नहीं। धीरे धीरे शाम गहराने लगी। हरिचरण जी अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। धीरे धीरे सड़कों से भीड़ कम होने लगी और इसके बाद तो लगभग सन्नाटा छा गया। केवल इक्का दुक्का गाड़ियां ही चल रही थीं। फिर अचानक स्ट्रीट लाइट भी बंद हो गई। अंधेरी रात थी तो सुनसान सड़क भी भयानक नजर आने लगी। खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक अपने आप को शॉल में लपेट लिया। घनघोर अंधकार में बैठे हुए वे अचानक डरकर सहम गए जब एक कुत्ता इस तरह शॉल में लिपटा हुआ देखकर उनके पास आकर भौंकने लगा। उन्होंने पास पड़ा छोटा सा पत्थर उठाकर उसे डराकर भगाने की कोशिश की, परंतु पत्थर देखकर कुत्ता उनके दाएं बाएं कूदता हुआ और जोर जोर से भौंकने लगा। और उसकी जोर जोर से भौंकने की आवाज़ सुनकर आसपास के अन्य कुत्ते भी दौड़े चले आए और सब एक साथ भौंकने लगे।
कुत्तों का झुरमुट देखकर हरिचरण जी डर के मारे कांपने लगे और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। इतने में न जाने कहाँ से एक आदमी आया और उन कुत्तों के लिए सड़क के दूसरे किनारे कुछ रोटियां डालकर चला गया। वे सब रोटियों पर टूट पड़े और हरिचरण जी ने राहत की सांस ली। लेकिन वह राहत पल भर की थी। अंदर ही अंदर उन्हें अपने बेटे की चिंता खाने लगी। सोचने लगे अमित को भी इसी शहर का यही हॉस्पिटल मिला था। अपने शहर में डॉक्टरों की कमी है क्या? अपने बूढ़े बाप को सुनसान सड़क के किनारे बिठाकर खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। एक ओर तो ठंड के मारे हड्डियां जाम हो चुकी हैं और दूसरी ओर भूख के कारण आंतें पत्थर बन चुकी हैं। जेब में 20 रुपए भी नहीं है कि किसी दुकान पर जाकर गर्म चाय पी लूं। ठंड भी कुछ कम हो जाती और पेट को भी राहत मिल जाती। अचानक उनके मन में भयानक ख्याल आने लगे और उनके मन में अनहोनी की आशंकाएं घर करने लगी। एक ही पल में ठंड और भूख दोनों गायब हो गईं। अमित स्कूटर पर है, पता नहीं उसने हेलमेट भी पहना था या नहीं। दिल्ली जैसे शहर की भीड़ भाड़ में चारों तरफ खतरा ही है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की तो गिनती ही नहीं है। कहीं उसके स्कूटर का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? कहीं किसी तेज रफ्तार वाहन ने उसकी स्कूटर को पीछे से आकर टक्कर तो नहीं मार दी? या फिर किसी ट्रक से उसकी टक्कर हो गई हो और उसे कुचल कर? नहीं, सोचते हुए उनका कलेजा मुंह को आने लगा। वे बिल्कुल बौखला गए। फिर स्वयं से ही कहने लगे, हरिचरण, बढ़ती उम्र ने लगता है तेरा दिमाग खराब कर दिया है। रत्ती भर भी अकल नहीं है तुझ में। अपने ही बेटे के लिए ऐसे सोच रहा है। तुझे शर्म आनी चाहिए। यह भी तो हो सकता है कि डॉक्टर के पास कुछ ज़्यादा देर लग गई हो, स्कूटर में पेट्रोल ही खत्म हो गया हो। परंतु स्वयं को झिड़कने के बाद भी उनकी आंखों के सामने दुर्घटना के दृश्य आने लगे। कभी तो वे पूजा पाठ करने लगते और कभी देवी देवताओं की मनौती मानते। लेकिन अभी तक वह इतना तो समझ ही गए थे कि अगर सब कुछ ठीक होता तो अमित डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाकर कब से पहुँच जाता। और अब तो डॉक्टर के बैठने का समय भी नहीं है। सोचते सोचते उनका हृदय अत्यंत व्याकुल होने लगा। गले से रोने की दर्द भरी आवाज़ और आंखों से आंसू फूट पड़े। न जाने कितने ही घंटे उन्होंने ऐसे रोते रोते बिता दिए। रोते हुए एक आवाज़ ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। क्या हुआ बाबा, क्यों रो रहे हैं? उन्होंने आवाज़ की दिशा में देखा। एक जीते जागते इंसान को अपने पास खड़ा पाकर और जोर से रो पड़े। वह अपरिचित अपनी मोटरसाइकिल को सड़क के किनारे खड़ा करके उनके पास आया और बोला, बहुत परेशान लग रहे हो बाबा, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा कहते हुए उसने उनके कंधे पर हाथ रखा और महसूस किया कि वह एकदम ठंडे पड़े हुए थे। उनका शरीर कांप रहा था और ठंड से कटकटाते दांतों के चलते मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसके हृदय में करुणा का ज्वार उठने लगा। तुरंत उसने अपना ओवरकोट उतारा और उन्हें पहना दिया। फिर बोला, इतनी ठंड में आप सारी रात इस खुले आसमान के नीचे क्यों बैठे रहे? हरिचरण जी कुछ बोलने लगते पर उनकी थरथराती बूढ़ी देह उन्हें कुछ बोलने की इजाज़त ही कहाँ दे रही थी। उन्हें देखकर वह अपरिचित आदमी जल्दी से चाय की दुकान पर गया और उनके लिए गर्मा गर्म चाय और बिस्किट लेकर आया। हरिचरण जी ने मन ही मन उसे ढेरों दुआएं दी। चाय पीकर उनके शरीर में थोड़ी चुस्ती आई। अब तक रात का अंधेरा छटने लगा था। सुबह की हल्की रोशनी में उन्होंने उस अपरिचित का चेहरा देखा और बोले, अरे तुम तो मेरे पोते की उम्र के हो। 20-22 वर्ष की छोटी उम्र में भी तुम्हें यहाँ रुककर मेरी मदद करने की सूझी। फिर वह व्यक्ति बोला, बाबा मेरा नाम सुनील है, मैं यहाँ पास में ही एक दुकान पर काम करता हूँ। मुझे अपने बेटे जैसा ही समझिए। अब आप बताइए कि क्या परेशानी है? सुनील बेटा, मेरा बेटा अमित कल दोपहर से डॉक्टर के पास नंबर लगवाने गया था और मुझे यहाँ बैठने को कह गया था, लेकिन वह अब तक नहीं पहुँचा। उसकी चिंता मुझे खाई जा रही है। बाबा आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे अपने बेटे का फ़ोन नंबर दीजिए, मैं उन्हें फ़ोन लगाता हूँ। लेकिन बेटा मुझे उसका फ़ोन नंबर याद नहीं है। तो बाबा हम एक काम करते हैं, मैं आपको आपके घर ही ले चलता हूँ। आपको अपने घर का पता तो मालूम है ना? हाँ बेटा, अच्छे तरीके से याद है। सुनील उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर घर छोड़ने के लिए ले गया। रास्ते में एक ढाबे पर रुककर उसने हरिचरण जी को नाश्ता भी करवाया। बेटा तुम इंसान के रूप में किसी देवता से कम नहीं हो। भगवान तुम्हारी खुशियाँ सदा बनाए रखे। हरिचरण जी उसे ढेरों आशीर्वाद देने लगे। जैसे ही सुनील हरिचरण जी को लेकर उनके घर पहुंचा,
देखा घर के बाहर ताला लगा था। बाबा आप यहीं ठहरिए, मैं देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर सुनील उनके पड़ोसियों से अमित के बारे में जानकारी लेने चला गया। पूछने पर पता चला कि अमित तो अपनी पत्नी गीता के साथ आज सुबह ही घूमने निकल गया है। सुनील ने उनके पड़ोसियों से अमित का फ़ोन नंबर लिया और तुरंत उसे फ़ोन लगाया। क्या मैं अमित से बात कर रहा हूँ? सुनील ने कहा तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जी हाँ, मैं अमित ही बोल रहा हूँ, कहिए क्या बात है? जी, मेरा नाम सुनील है। मैंने आपके पिताजी को उसी सड़क के किनारे ठंड में रोते हुए देखा जहाँ आप उन्हें छोड़कर आए थे। शायद आप किसी ज़रूरी काम में फंस जाने के कारण उन्हें लेने नहीं आ सके, इसलिए मैं उन्हें उनके घर वापस छोड़ने आया हूँ। परंतु यहाँ तो घर पर ताला लगा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं उन्हें कहाँ छोड़ूं? सुनिए मिस्टर, ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखिए और हाँ, अगर छोड़ना ही है तो उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ दो। अब हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो, इधर से सुनील बोलता रहा और उधर से फ़ोन कट चुका था। बेटा, बात हुई अमित से? मेरा बेटा ठीक तो है ना? वह मुझे लेने क्यों नहीं आया? कुछ तो बताओ बेटा। हाँ बाबा, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है और वह आपको लेने इसलिए नहीं आया क्योंकि वह आपको लाना चाहता ही नहीं था। वह आपसे पीछा छुड़वाना चाहता है। सच कहूँ तो आपके बेटे की नीयत में खोट तो मुझे भी लग रहा था, वरना इतनी ठंड में कोई अपने बूढ़े बाप को इस हालत में छोड़कर क्यों जाएगा? बाबा, आप मेरी बात मानिए, आप वृद्धाश्रम चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। हरिचरण जी उसकी ओर मुँह बाएं ताकते रहे। उनकी आंखें डबडबा गईं और बोले, मैं कोई लावारिस तो नहीं, मेरा भी घर परिवार है। मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने की बात तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे? यह बात मुझे आपके बेटे ने ही कही है, सुनील ने कहा। कांपती हुई और रुआसी आवाज में हरिचरण जी बोले, आखिर मेरा अपना ही बेटा मुझे बोझ क्यों समझेगा? मुझे 2 वक्त की रोटी देना मेरी बहू को क्यों खलने लगा? माना कि कभी बहू मेरे काम करते हुए परेशान हो जाती थी। अमित को मेरी दवाइयों का खर्च थोड़ा ज़्यादा लगता था। छोटी छोटी बातों पर मेरा टोकना उन्हें पसंद नहीं था। मेरी खांसने की आवाज़ उन्हें तकलीफ़ देती थी। लेकिन मैं उनके टुकड़ों पर नहीं पल रहा था। अपनी ज़िंदगी भर की कमाई अपने बेटे के नाम की है मैंने। नहीं नहीं, मेरे बेटा बहू इतने एहसान फरामोश नहीं हो सकते। वे कभी इतना नीचे गिर ही नहीं सकते। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है बाबा। मेरे मोबाइल में की गई कॉल की रिकॉर्डिंग रहती है। मेरी आपके बेटे से जो बात हुई है मैं उसे आपको सुनाता हूँ। ऐसा कहकर सुनील ने अपना फ़ोन हरिचरण जी के कान पर लगाया। कॉल की रिकॉर्डिंग सुनकर हरिचरण जी स्तब्ध रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह पत्थर की तरह एक जगह पर खड़े रह गए। फिर कुछ देर बाद करुणा और वेदना मिश्रित आवाज में बोले, चलो बेटा, मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दो। कपकपी आवाज में ऐसा कहते हुए उनके अंदर का दर्द आंसुओं के जरिए छलक पड़ा। सुनील ने इंटरनेट के जरिए शहर के एक अच्छे वृद्धाश्रम का पता खोज निकाला। वृद्धाश्रम में पहुंचते ही संचालकों ने उनके विषय में जानकारी ली। एक लोकल न्यूज़ रिपोर्टर जो वहीं उपस्थित था, उसने हरिचरण जी का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया कि देखिए किस तरह आज की पीढ़ी संस्कारों में नहीं बल्कि स्वार्थों में जीवन जीती है। आज सिर्फ उपयोगी चीज़ों को घर में रखकर अनुपयोगी वस्तुओं को फेंकने का जमाना है। कोई मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाकर चला जाता है, कोई पुल के नीचे बैठाकर गायब हो जाता है और आज डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाने के बहाने। आखिर यह कब तक चलेगा? यह बातें सुनकर हरिचरण जी का कलेजा फटा जा रहा था। हरिचरण जी का पोता तनुज, जो विदेश में रहता था, सोशल मीडिया पर अपने शहर की खबरें अक्सर देखा करता था, यह जानने के लिए कि उसके शहर में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। एक दिन फेसबुक पर वीडियो देखते देखते उसे अपने दादाजी की वीडियो दिखाई दी। एक पल के लिए उसे लगा कि नहीं, यह मेरे दादाजी नहीं हो सकते, लेकिन जब रिपोर्टर ने नाम लेकर उन्हें संबोधित किया तो उसे यकीन हो गया कि यह उसके दादाजी ही हैं। उनका रोता हुआ चेहरा और उसके माता पिता की करतूतों ने उसके हृदय को जैसे चीर कर रख दिया। न्यूज़ रिपोर्टर की बातें सुनकर उसका दिल दहल रहा था। उसने तुरंत अपने घर पर फ़ोन लगाया और हमेशा की तरह पहला सवाल पूछा, माँ, दादाजी कहाँ हैं? वह ठीक तो है ना? मुझे उनकी चिंता हो रही है। उसकी बात सुनकर उसकी माँ गीता बोली, बेटा कभी अपने माँ बाप का हाल भी पूछ लिया कर। तुम्हें तो बस अपने दादाजी का ही ख्याल रहता है। तुम्हारे दादाजी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो मेरी बात करवाइए उनसे, उसने कहा। तो उसकी माँ हड़बड़ाते हुए बोली,
वह अपने मित्र से मिलने अपने गांव गए हैं। तनुज समझ गया कि वे लोग उसे सीधे तरीके से कुछ नहीं बताएंगे। उसने फ़ोन रखा और तुरंत भारत आने की तैयारी करने लगा। करीब 10 दिन के बाद वह भारत पहुंच गया और अपने शहर पहुंचते ही उस वृद्ध आश्रम में गया जिसका पता और फ़ोन नंबर उस रिपोर्टर ने वीडियो के अंत में दिया था। जब वह वृद्धाश्रम के हॉल में पहुंचा तो देखा उसके दादाजी एक चारपाई पर बैठे हुए रामायण पढ़ रहे थे। उसे याद आया कि जब बचपन में वह अपने दादा दादी के पास गांव में रहता था तो उसके दादाजी जब भी रामायण पढ़ते थे तो वह उनके पास आकर चौकड़ी लगाकर बैठ जाता था। दादाजी बड़े प्यार से उसे हर पंक्ति का अर्थ स्पष्ट किया करते थे, लेकिन उस समय और इस समय में बहुत फ़र्क था। उस समय उसके दादाजी हट्टे कट्टे हुआ करते थे, लेकिन आज दादाजी बहुत कमज़ोर दिख रहे थे। कमजोरी और वृद्धावस्था के कारण उनके हाथ और पैर कांप रहे थे। उनकी यह हालत देखकर उनके पोते की दुख की सीमा न रही। आंखों में आंसू लिए अपने दादाजी की ओर बढ़ा और उनकी चारपाई पर चौकड़ी लगाकर बैठ गया और उनकी आवाज़ में रामायण की पंक्तियां सुनने लगा। हरिचरण जी ने महसूस किया कि उनकी बाजू पर पानी की कुछ बूंदें गिर रही थीं। उन्होंने रामायण की किताब को एक तरफ रखा और नज़र उठाकर अपने पास बैठे व्यक्ति की ओर देखा। उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि उनका पोता तनुज उनके पास बैठा है और यह उसी के आंसू थे जो उनकी बाजू को भिगो रहे थे। अपने पोते को देखते ही उसके गले लगकर रो पड़े। कुछ देर दोनों यूं ही बैठे रहे। फिर खुद को संभालते हुए दादाजी ने पूछा, तू कब आया? तनुज ने कहा, दादाजी मैंने आपका वीडियो देखा था, मुझे समझ नहीं आया आखिर यह सब कैसे हो गया, मुझे बताइए दादाजी। लेकिन दादाजी उसे कुछ बताने को तैयार नहीं थे। फिर तनुज ने उनका हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा, आपको मेरी कसम, अब मुझे सारी बात बताइए। जैसे ही तनुज ने उन्हें अपनी कसम दी तो उन्होंने अपना सिर अपने पोते की गोद में रख दिया, मानो वह कब से किसी अपने का प्यार पाने को तरस रहे हों। उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई तो तनुज गुस्से से तमतमा उठा। उसका चेहरा लाल हो चुका था। चलिए दादाजी, आप मेरे साथ चलिए। नहीं बेटा, पहले ही मेरा बहुत तमाशा बन चुका है, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। अरे आप चलिए तो। ऐसा कहकर वह अपने दादाजी को लेकर वृद्ध आश्रम से बाहर आया और उनके साथ टैक्सी में बैठकर अपने घर की ओर गया। घर पहुंचकर अपने दादाजी को टैक्सी में ही बिठाकर उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही उसकी मां ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपने बेटे को देखकर उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के भाव एक साथ आ गए। फिर अपने पति को आवाज़ देते हुए बोली, अजी सुनते हैं, आकर देखिए तो कौन आया है। अमित आवाज़ सुनकर दौड़ा दौड़ा आया। माता पिता दोनों अपने बेटे तनुज को इतने दिनों के बाद देखकर उसके गले लगने लगे, लेकिन बेटे ने उन दोनों को वहीं रोक दिया और बोला, मुझे पहले यह बताइए कि मेरे दादाजी कहाँ हैं। बेटा, तुम्हें बताया तो था कि तुम्हारे दादाजी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, घर छोड़कर न जाने कहाँ निकल गए। लेकिन माँ, फ़ोन पर तो आपने बताया था कि वह अपने गांव गए हैं अपने मित्र से मिलने। दोनों पति पत्नी घबराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। फिर दोनों से उसने कहा, अच्छा, अगर उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वह कहीं निकल गए थे तो क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई? अपने बेटे की बात सुनकर वे कोई जवाब सोच ही रहे थे। इतने में तनुज अपने दादाजी को गाड़ी से बाहर लेकर आया। अपने बाबूजी को सामने खड़ा देखकर दोनों बेटा बहू तुरंत उनके चरणों में गिर गए और ढोंग करते हुए बोले, बाबूजी आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। यह बातें बाद में कीजिएगा, पहले ये तो देखिए। अपने माता पिता को अपने मोबाइल में वही वीडियो दिखाते हुए बोला। वह वीडियो देखकर तो जैसे काटो तो खून नहीं, उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। पिताजी, मुझे एक बात तो बताइए, एक अनजान शहर में अपने पिता को एक सड़क के किनारे इतनी कपकपाती हुई ठंड में छोड़ते हुए आपका हृदय जरा सा भी नहीं पसीजा? क्या मांगते थे मेरे दादाजी आपसे? केवल 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा प्यार। और माँ, आप, औरत तो ममता की मूर्ति होती है ना, दया और करुणा तो उसके स्वभाव में ही होता है, लेकिन आपको भी दादाजी पर बिल्कुल दया नहीं आई। शर्म आती है मुझे आप दोनों को अपने माता पिता कहते हुए। मेरे दादाजी आपको बोझ लगते हैं ना? मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने दादाजी को अपने साथ लेकर जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। अब से दादाजी मेरे साथ ही रहेंगे और जब तक उन्हें विदेश ले जाने से संबंधित सारी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं भी उनके साथ वृद्धाश्रम में ही रहूँगा, क्योंकि आपके साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसकी बात सुनकर वे दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे।
नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। माना कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा तो मत दो। लेकिन तनुज ने उनकी एक न सुनी और अपने दादाजी को टैक्सी में बैठाकर वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।